कैरियर जंक्शन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आशीष सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने मात्रा काल के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण था हम लोगों ने पढ़ा था, उसी क्रम में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर स्वर। आइए हम लोग देखते हैं कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं और उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होने की बात नहीं, उच्चारण के आधार पे जो 11 स्वर होते हैं इनका उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक, आइए देखा जाता है तो हम लोग कहते हैं उच्चारण के उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। ठीक, देखते हैं कि 11 जो हमारे स्वर थे इनका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो जो पहला होता है उसको हम लोगों को पता है क्या होता है, एक कंठ होता है। दूसरा जो होता है क्या होता है, तालु। और तीसरा जो होता है उसको क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं। और जो चौथा होता है उसको हम लोग कहते हैं दंत। और जो पांचवा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं कि इनका उच्चारण स्थान क्या होता है। देखिए, अगर हम जो 11 स्वर पढ़े हैं मित्र, उन 11 स्वरों की बात करते हैं तो जो हमारे दोनों आ होते हैं, ह्रस्व आ कहें या हम कहें दीर्घ आ, उन दोनों का उच्चारण स्थान जो होता है वो क्या होता है, कंठ होता है। कहते हैं कि उनको बोलने में हम किसका सहारा लेते हैं, कंठ का सहारा लेते हैं। जिह्वा जो होती थोड़ा स्थिर होती है उसमें। उसके बाद अगर हम बात करें तो दोनों आ हमारे जो इनका उच्चारण स्थान कंठ हो जाता है। और उसके बाद अगर ई की बात करते हैं तो दोनों ई जो होती है, चाहे वो ह्रस्व ई हो चाहे आपकी वो कैसी ई हो, दीर्घ ई हो, इन दोनों का उच्चारण क्या होता है, तालु होता है। कहा जाता है कि जब ई दोनों हम बोलते हैं तो हमारी जिह्वा जो है वो जाके तालु में स्पर्श करती है। ठीक, अगर हम मूर्धा की बात करते हैं कि कौन सा स्वर ऐसा होता है कि जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, अगर हम मूर्धा की बात करते हैं तो री का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। मित्र याद रखिएगा मेरे दोस्त की जो री होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। मूर्धा की दो कंडीशन होती हैं। एक तो मूर्धा को बच्चे जब हम बोलते हैं टा ठा डा ढा तो जिह्वा जो हमारी होती है थोड़ा मुड़ जाती है। एक तो मूर्धा के उच्चारण की स्थिति ये होती है, जैसे हम टाठा डाढ़ा बोलते तो जीवा थोड़ा सा मुड़ जाती है। और एक मूर्धा की एक कंडीशन और होती है कि जब हम मूर्धा का उच्चारण बच्चे मतलब जिन स्वरों का उच्चारण करें या हम कहें आगे हम व्यंजनों का भी उच्चारण करेंगे वो भी मूर्धा में आएंगे, तो मूर्धा की दूसरी कंडीशन जो होती है, कहा जाता है कि मूर्धा के उच्चारण में एक तो हमने बता दिया कि जिह्वा मुड़ जाती है थोड़ा, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो जिह्वा है इसमें थोड़ा थर्राहट होती है, कंपन होता है। तो जैसे हम बोलते हैं री बोलने में थोड़ा हमारी जिह्वा में कंपन होता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, मूर्धा हो जाता है। हम दंत की बात करते हैं तो आपका ऐसा कोई भी स्वर नहीं है जिसका उच्चारण स्थान दंत हो, ये बात याद रखिएगा। दंत उच्चारण स्थान किसी भी स्वर का नहीं होता है। ठीक, आगे व्यंजन में जब पढ़ाऊंगा तो वहां पर होगा, ताथा दाधा वाली लाइन पूरी दंत ही होती है। लेकिन अगर हम स्वर की बात करते हैं तो स्वर में दंत कोई नहीं होता है। ठीक, अब देखिए कौन से बच्चे आपके होते हैं स्वर जिनका उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ होता है। तो याद रखिएगा दोनों उ, ह्रस्व उ और आपका कैसा उ, दीर्घ उ, दोनों का उच्चारण स्थान आपका क्या होता है, ओष्ठ होता है। अगर हम बात करते हैं तो इतनी बात हम समझ पाए होंगे कि दोनों आ का उच्चारण स्थान कंठ, दोनों ई का उच्चारण स्थान तालु, री का मूर्धा और दोनों उ का क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। अच्छा, अब देखिएगा आगे की बात समझिएगा। अब बात आती है कि आपका जो ए और आप क्या कहेंगे ऐ, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है। और फिर आप कहेंगे कि सर इसका भी बताइए कि ओ और
औ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो अगर हम बच्चे बात करते हैं ए ऐ की, ओ औ की, तो इनके उच्चारण स्थान की जब बात करते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने एक बात आपको पढ़ाई है पहले ही कि इनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं और इनको हम विजातीय स्वर भी कहते हैं। ये दो असमान जात के स्वरों के मेल से बने होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ऐ की कि ये जो ऐ है ये कैसे बना होता है, तो आप कहेंगे ये बना होता है आ और किससे, ई से। अगर आय की बात करते हैं तो ये बना होता है आ और ए से बना होता है, ठीक। अगर हम ओ की बात करते हैं तो ये बना होता है किससे, आ और किससे बना होता है, ऊ से। अगर हम आओ की बात करते हैं तो ये बना होता है आ और किससे, ओ से बना होता है। याद रखिएगा। अब देखिएगा ये इतनी बात हो गई, तो अब आगे की बात समझिएगा। अब अगर पूछे कि ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो बहुत सरलता से हम लोग इसको बता सकते हैं मेरे दोस्त कि इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। अब आप कहेंगे सर वो कैसे बता सकते हैं, ध्यान से सुनते रहिए। अगर हम बात करें कि अब इसका आपने बताया कि ए कैसे बना है, आ और किससे, ई से, तो आप बताइए आ का उच्चारण स्थान अभी आपने देखा क्या होता है, कंठ। तो आप कह देंगे कि एक तो हो गया कंठ, लेकिन एक बात और बताइए कि बच्चा ई का उच्चारण स्थान, तो आपने देखा ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। तो इसीलिए इसका उच्चारण स्थान हम बताएंगे ऐ, और आय का उच्चारण स्थान क्या बताएंगे, कंठ धन तालु बताएंगे। इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है, कंठ धन तालु माना जाता है। ये बात याद रखिएगा। अगर इन दोनों के उच्चारण स्थान की बात करें तो इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है, कंठ धन तालु माना जाता है। अगर हम बात करते हैं ओ औ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इसको भी हम बहुत सरलता से बता सकते हैं। देखिए आ का उच्चारण स्थान आपको पता है, आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, और ऊ का क्या होता है, ओष्ठ होता है, ठीक। तो अगर हम ओ औ का उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो इन दोनों का उच्चारण स्थान जो होता है वो याद रखिएगा, कहते हैं इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ धन ओष्ठ होता है। याद रखिएगा इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ धन क्या होता है, ओष्ठ होता है, ठीक। इनको कभी कभी हम लोग कंठोष्ठ भी कह देते हैं। तो चाहे कंठ धन ओष्ठ कहें चाहे कंठोष्ठ कहें, दोनों बात एक ही होती है, ठीक। तो याद रखिएगा अगर आपसे उच्चारण स्थान अगर स्वरों का पूछा जाएगा तो ये आपका स्वरों का उच्चारण स्थान है। अब चलते हैं हम लोग आगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं, ये हो गया उच्चारण स्थान के आधार पे। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था ओष्ठाकृत के आधार पे। अगला क्या होगा मेरे मित्र, याद रखिएगा ओष्ठाकृत के आधार पे, ओष्ठाकृत के आधार पे, ओष्ठाकृत के आधार पर। अब स्वरों का दूसरा बंटवारा किसके आधार पे हुआ, ओष्ठाकृत के आधार पर। अब हम देखेंगे कि ओष्ठाकृत के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया। तो ओष्ठाकृत के आधार पर स्वरों को मेरे दोस्त बांटा गया है दो भाग में। अब ओष्ठाकृत का मतलब क्या होता है, ओष्ठाकृत शब्द को अगर हम इसका शब्द विच्छेद करें तो इसमें दीर्घ संधि बनेगी और निकल के आएगा ओष्ठ धन आकृत निकल के आएगा। तो ओष्ठाकृत का मतलब है ओष्ठ के आकृत के आधार पर। इन स्वरों को हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं। अब ओष्ठाकृत ओष्ठ के आकृत के आधार पे, इस ओठ के डिजाइन के आधार पे स्वरों को दो पार्ट में बांटा गया। अब ध्यान से देखिएगा कि ओष्ठाकृत के आधार पे जो दो भाग हैं मेरे दोस्त, वो दो भाग इसके कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा एक को हम कहते हैं, एक को मित्र हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तमुखी कहते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, पहले को हम लोग कहते हैं वृत्तमुखी और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्तमुखी कहते हैं। दूसरे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्तमुखी कहते हैं। एक को हम लोग वृत्तमुखी कहते हैं और दूसरे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्तमुखी कहा जाता है। याद रखिएगा इसी वृत्तमुखी वाले को ही हम लोग वर्तुल कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तुल कहते हैं, वर्तुल वर्ण कहते हैं। याद रखिएगा इसी को हम लोग वर्तुल वर्ण कहते हैं। और आवृत्तमुखी वाले को मेरे दोस्त हम लोग
वर्तुल वर्ण कहते हैं। इसको एक को हम लोग कहते हैं वर्तुल वर्ण और दूसरे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्तुल वर्ण कहते हैं। अब देखिएगा ये ओष्ठ के डिजाइन मतलब ओष्ठ के आकृति के आधार पे दो पार्ट ये कौन कौन से हुए, एक को आपने कहा वृत्तमुखी और एक को कहा आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी का मतलब क्या हुआ, अगर हमने इसको ओष्ठ के आकृति के आधार पे बांटा तो दोनों का अर्थ क्या है। तो वृत्तमुखी का मतलब होता है कि जिन स्वरों को बोलें और ये हमारा जो ओष्ठ है वो वृत्त के समान हो जाए। वृत्त का मतलब आप लोग जानते होंगे कि ये वृत्त क्या है, यही तो एक वृत्त है। वृत्त का मतलब होता है गोला। तो जिन स्वरों को बोलने में ये हमारा जो ओष्ठ है ये हमारा कैसा हो जाए, गोल हो जाए, उसी को तो हम कहेंगे वृत्तमुखी। और जिनको बोलने में हमारा ये ओष्ठ गोला ना बना पाए उसको मेरे दोस्त हम लोग क्या कहेंगे, आवृत्तमुखी कहेंगे। याद रखिएगा, जिसमें गोला बना दिया ओष्ठ वो वृत्तमुखी और जिसमें नहीं बना पाया वो क्या हो जाएगा, आवृत्तमुखी। बहुत सरल सी बात है। अब देखिए जैसे ही हम मान लीजिए आइए 11 स्वर हम लोग पढ़ के देख ही लेते हैं कि किसमें गोला हमारा ओष्ठ बना रहा और किसमें गोला नहीं बना रहा। आइए देखा जाए। हम लोग जब बोलते हैं, हम और आप बोल सकते हैं आ बोलने में हमारा ओष्ठ गोला नहीं बना रहा। हम बोलेंगे ई बोलने में हमारा ओष्ठ गोला नहीं बना रहा। लेकिन मेरे दोस्त जैसे हम लोग बोल रहे हैं ऊ, जैसे ही हमने बोला ऊ तुरंत देखिए ओष्ठ हमारा गोला हो गया। तो जैसे ही ओष्ठ गोला हुआ तो याद रखिएगा अब आप कहेंगे कि हाँ सर ये दोनों ऊ तो आपके गोला बना दिए हैं, इसलिए ये दोनों ऊ क्या हुए, वृत्तमुखी। उसके बाद आगे पढ़ लिया जाए। हमने कहा री कहने पे भी हमारा ओष्ठ गोला नहीं बना रहा है। और जैसे हमने कहा बच्चा उसके बाद ए तब भी गोला नहीं बना, ए तब भी नहीं बना। लेकिन जैसे हम कहते हैं ओ कहने पर ओ कहने पर गोला बनाता है। इसका मतलब है कि वृत्तमुखी के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण हो जाते हैं, दोनों ऊ हो जाते हैं और दोनों क्या हो जाते हैं, ओ और औ हो जाते हैं। ये हमारे वृत्तमुखी होते हैं। कहा जाता है कि इनको बोलने में ओष्ठ जो होता है गोला बनाता है। मान लीजिए आप इसको ऐसे तो रट के जाएंगे, भूल जाएंगे बच्चा। वहां पर आप मेरे दोस्त याद रखिएगा, वहां पर आप जब परीक्षा में बैठे होंगे तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको वहां पर बोलकर भी पहचान सकते हैं कि किन स्वरों को बोलने में हमारा ओष्ठ गोला बना रहा है और किन स्वरों को बोलने में ओष्ठ गोला नहीं बना रहा। अब भाई एक ही बात बताइए आप लोग, अब इसमें आपने कितने बताए थे, 11 स्वर के कितने होते, 11 होते हैं। अब 4 आपने देख ही लिया, वृत्तमुखी की श्रेणी में आ गए और जो बचेगा वो सब क्या हो जाएगा, आवृत्तमुखी हो जाएगा। अब बचा कौन कौन सा है, आइए देखा जाए। अब देखिए तो अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सर आ, दोनों आ है, ई दोनों ई हो गई और ऊ तो आपका उसी में था। उसी में आप फिर कहेंगे सर कि री हो गई और उसके बाद री के बाद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। आप देखेंगे तो ये जो इतने स्वर हैं इन स्वरों को बोलने में आपका ओष्ठ गोला नहीं बना रहा, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी के आगे क्या लग गया था, आ, और आ का मतलब होता है क्या, नहीं। आवृत्त जिसमें ओष्ठ गोला ना बनाए, इनको बोलने में ओष्ठ आपका गोला नहीं बनाता है। ठीक, और देख लीजिएगा इसी वृत्तमुखी को मेरे दोस्त क्या कहा जाता है, वर्तुल, और आवृत्तमुखी को मेरे दोस्त क्या कहा जाता है, आवर्तुल कहा जाता है। याद रखिएगा। चलिए अब ये हो गया ओष्ठाकृत के आधार पे, तो दोस्त इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर चलते हैं आगे। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे ओष्ठाकृत के आधार पर जब हो गया, अब उसके बाद हमें किसके आधार पे देखना है, आइए हम लोग अब देखेंगे जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पे। आइए देख लिया जाए। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर जो स्वर होते हैं उनको कैसे बांटा गया है। तो जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को मेरे दोस्त
तीन पार्ट में बांटा गया। जब कभी पूछे कि जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को कितने पार्ट में बांटा गया, कितने भाग में, तीन भाग में बांटा गया। कहा जाता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा सब लोग, कि जब जिह्वा के क्रियाशीलता के आधार पे तीन पार्ट, वो हमारे कौन कौन से हैं, याद रखिएगा। कहा जाता है कि जिन स्वरों को बोलने में जिह्वा के आगे का भाग काम करता है मेरे दोस्त, उसको क्या कहा जाता है, अग्र स्वर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, अग्र स्वर कहा जाता है। और एक बात कही जाती है कि जिह्वा, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का कौन सा भाग, बीच का मतलब मध्य का भाग काम करता है, उसे क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा के पीछे का भाग काम करता है, उसे क्या कहते हैं, पश्च पश्च स्वर कहते हैं। याद रखिएगा, उसको क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, देखिए बता भी दे रहे हैं। यहां पर मान लीजिए ये आपकी मैंने एक बना दी जिह्वा, ये आपका जिह्वा है। अब ये जिह्वा का हमने कहा ये जिह्वा के पीछे का पार्ट है, ये पीछे का है, और ये क्या है मेरे दोस्त, बीच का है, ठीक। और ये हमारा क्या है, आगे का पार्ट है, ठीक। ये जिह्वा का कौन सा पार्ट है बच्चा, आगे का पार्ट है। अब देखिए ये आगे का जो है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अग्र कह सकते हैं। बीच वाले को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य कहते हैं। और पीछे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, पश्च कहते हैं। याद रखिएगा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा के ये आगे वाला हमारा भाग काम किया वो अग्र स्वर, और जिसमें बीच वाला भाग काम करता वो मध्य, जिसमें पीछे का करता वो पश्च होता है। याद रखिएगा। लेकिन एक बात और बताइए, इन दोनों के बीच की बात को हम लोग दोस्त मध्य भी कह सकते हैं, और इसी बीच को हम लोग केंद्र भी कह सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीच वाले को चाहे मध्य कहें, चाहे हम क्या कहें, केंद्र कहें। इसका बताने का मतलब ये है कि आपके यूपी टेट में एक बार ऐसा प्रश्न बना था कि इसी मध्य स्वर को चाहे हम मध्य स्वर कहें, चाहे इसी को हम लोग केंद्रीय स्वर कह सकते हैं। कैसा स्वर कह सकते हैं, केंद्रीय स्वर कह सकते हैं। याद रखिएगा, इसको क्या कह सकते हैं, केंद्रीय स्वर कह सकते हैं। अब देखो इसको इसको आपको रटना है ही नहीं, कभी नहीं रटना है। इसको मैं आज आपको एक ट्रिक से याद करा दूंगा। इसको आपको रट के जाना ही नहीं है परीक्षा में, बहुत आसानी से बिना रटे ही इसको आप करके आएंगे। ध्यान से बस सुनते रहिएगा। अब जैसे ही मध्य स्वर की बात आई तो बस एक बात याद रखिएगा। अरे भाई एक वर्ण तो याद ही कर सकते हैं ना, इसी पे एक वर्ण याद करना है। मध्य स्वर की बात मेरे दोस्त कभी भी आए तो आप कह दीजिएगा कि सर मध्य स्वर की श्रेणी में सिर्फ एक ही स्वर होता है, वो कौन सा होता है, आ, ह्रस्व आ, जिसे छोटा आ कहते हो। छोटा आ जो होता है वो आपका क्या होता है, मध्य स्वर होता है। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं याद करना है, बस यही याद कर लो कि मध्य स्वर, और इसी को चाहे हम कह दें केंद्रीय स्वर भी कह सकते हैं। परीक्षा में मध्य स्वर करके पूछा तब भी आप इसको उदाहरण में बता देंगे, मतलब तुरंत। और अगर आपसे केंद्रीय स्वर करके पूछा मेरे दोस्त, तब भी आप इसको आंसर करके आएंगे। अब देखिए जब बात आती है, अब मैं अग्र वाला नहीं बता रहा हूं, देखो कैसे मैं आपको याद करने का एक तरीका बता रहा हूं। मध्य स्वर छोटा आ। अब बच्चे एक बात बताइएगा, सब लोग बताइएगा मेरे दोस्त की जो ये मध्य स्वर है ये कैसे बन रहा है, ये तीन की डिजाइन से तो बनता है, जान लीजिएगा। तो आप कहेंगे कि जो छोटा आ होता ये मध्य स्वर होता, इसको छोड़ दिया जाए। छोटा आ को छोड़कर, मतलब ह्रस्व आ को छोड़कर तीन के डिजाइन के, तीन के आकृति के बनने वाले सारे स्वर क्या हो जाते हैं, पश्च स्वर हो जाते हैं। अब देखो तीन के डिजाइन से कौन सा बनता है, देखिए ये देखिए एक ये हो गया, बना ही देते हैं। देखिए सारे के सारे आपके तीन के आकृति के बनते हैं कि नहीं बनते। अब देखो अब यहाँ पर छोटा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ऊ हो जाएगा, छोटा ऊ। ये क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। और ये आपका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। बात हुई समाप्त। छोटा आ मतलब ह्रस्व आ को छोड़कर और तीन के डिजाइन के बनने वाले सारे स्वर आपके क्या कहलाते हैं, याद रखिएगा मेरे दोस्त, वो सारे क्या कहलाएंगे, पश्च स्वर कहलाएंगे।
अब याद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि स्वर कितने पढ़े हो, 11। जब बात आती है कि सर अब अग्र स्वर क्या लगाएं, तो बचे हुए स्वर सारे क्या हो जाएंगे, अग्र स्वर हो जाएंगे। अब बचे हुए स्वर आपके क्या है मेरे दोस्त बताइए, तो आप कहेंगे कि दोनों ई है और सर फिर उसके बाद ए है और उसके बाद क्या है, आए है। ये आपके क्या है, ये आपके क्या है, अग्र स्वर। देखिए एक लोग को अभी तुम भूल जा रहे थे, उनको भी रखिए इसी में, किसको, री को। वैसे बहुत कम ही इसको पूछा जाता है री को, लेकिन ध्यान रखिएगा जब आपको पता होना चाहिए इसको भी बोलने में क्या जिह्वा के आगे का ही भाग काम करता है। ये हुआ आपके जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर। तो 3 हो गए, आपने देखा अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर हो गया ना। याद करने का मैंने तरीका बता दिया कि एक याद करना कौन सा मध्य स्वर कौन सा होता है, आपका बच्चा ह्रस्व आ होता है। उसके बाद ह्रस्व आ को छोड़कर 3 के डिजाइन के बनने वाले सारे स्वर पश्च स्वर होते हैं। उसके बाद जो बचेगा सब क्या हो जाएगा, अग्र स्वर हो जाएगा। आइए हम लोग आगे चलते, ये हो गई यहां तक की बात। अब अंतिम बात अभी हम लोग आज करेंगे, कौन सी, अब किसके आधार पे हमें पढ़ना है, मुखाकृत के आधार पे। किसके आधार पे हम लोगों को आज पढ़ना है, मुखाकृत के आधार पे। मुखाकृत के आधार पर स्वर। मुखाकृत के आधार पर स्वरों को कितने पार्ट में बांटा गया, तो जब मुखाकृत की बात आती है तो मुखाकृत के आधार पर स्वरों को मेरे दोस्त 4 भाग में बांटा गया। याद रखिएगा, मुखाकृत के आधार पर जब स्वरों की बात हम लोग करते हैं तो मुखाकृत, अब मुखाकृत में भी देखिए कौन सी संधि है, तो मुख धन आकृत, मुख की ये डिजाइन, ये जो है इसी के आधार पर स्वरों को 4 पार्ट में बांटा गया। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मुख खुलने और बंद होने के आधार पे, मुख खुलने और बंद होने के आधार पे स्वरों को 4 पार्ट में बांटा गया है। अब इसके चारों पार्ट हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं, देखिएगा। देखिए चारों इसके भाग कौन कौन से होते हैं, चलिए एक को, पहले को हम लोग क्या कहते हैं, पहले को हम लोग कहते हैं विव्रत स्वर। एक पहले को हम लोग क्या कहते हैं, विव्रत स्वर। और दूसरे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध विव्रत। दूसरे वाले को मेरे दोस्त क्या कहा जाता है, अर्ध विवृत कहा जाता है, याद रखिएगा। और तीसरे वाले को हम लोग कहते हैं, तीसरे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, समृत स्वर कहते हैं। कैसा स्वर कहते हैं, समृत स्वर कहते हैं। और जो चौथा वाला है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो चौथे वाले को याद रखिएगा हम लोग अर्ध समृत कहते हैं। चौथे वाले को मेरे दोस्त क्या कहते हैं, अर्ध समृत कहते हैं। चलिए ये कहते हैं, देखिए मुखाकृत के आधार पर स्वरों को हम लोगों ने 4 पार्ट में बांट दिया। आइए हम और आप ये देखते हैं कि मुखाकृत के आधार पे जो हमने इन 4 पार्ट में इसको बांटा है, ये कैसे हमको इसमें बताना है, इसके कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे हमको उत्तर करना है। देखिए हमने कहा कि इसको मुखाकृत के आधार पे भी हम कह सकते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं मुख खुलने और बंद होने के आधार पे। अब ध्यान से सुनते रहिएगा, मुख खुलने और बंद होने के आधार पे 4 प्रकार, विव्रत, अर्धविव्रत, समृत, अर्धविव्रत। अब सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि विव्रत स्वर किसे कहते हैं। कहा जाता है मेरे दोस्त कि जिन स्वरों को बोलने में ये हमारा मुख पूरा खुला हो। कैसा हो, ये जो हमारा मुख होता है जब पूरा खुला हुआ प्रतीत होता है तो उसी को बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, विव्रत स्वर कहते हैं। अब अर्ध का मतलब क्या होता, अर्ध का मतलब आपको पता है, आधा। तो जिन स्वरों को बोलने में ये हमारा जो मुख होता है ये आधा खुला हो, मतलब खुला हो लेकिन कितना, आधा, उसे क्या कहते हैं, अर्धविव्रत। और समृत का मतलब होता है बंद। तो जिन स्वरों को बोलने में हमारा मुख पूर्णतया बंद हो, मतलब मुख का आंतरिक भाग, हम ऐसा कह सकते हैं मुख का आंतरिक भाग पूर्णतया बंद रहे तब भी हम स्वरों का उच्चारण कर लें, वो क्या कहलाता है, समृत। और अर्ध लग गया है, अर्ध समृत। तो जिन स्वरों को बोलने में हमारे मुख का आंतरिक भाग आधा बंद हुआ प्रतीत हो तो वो अर्ध समृत होता है। आइए हम और आप ये देखते हैं कि कौन कौन से स्वर किसके अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, जब कभी भी हम बोलते हैं अ
तब हमारा मुख पूरा नहीं खुलता। लेकिन जब हम कहते हैं आ, मतलब जब कभी भी हम दीर्घ आ बोलते हैं, कैसा आ मेरे दोस्त, दीर्घ आ। जब हम कभी दीर्घ आ बोलते हैं तो हमारा जो मुख होता है यह पूर्ण रूप से खुल जाता है। और इसीलिए विव्रत का मतलब मैंने क्या बताया कि जिन स्वर के उच्चारण में मुख पूरा खुला हो उसी को विव्रत कहते हैं। तो दीर्घ बच्चे विव्रत के श्रेणी में सिर्फ एक ही स्वर आता है, वो भी कौन सा है, दीर्घ आ अर्थात बड़ा आ। अब अर्ध विवृत की श्रेणी में देखा जाए, अर्ध विवृत की श्रेणी में देखा जाए तो कौन कौन से आते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अर्ध की श्रेणी में आपके आते हैं अर्ध। देखिए अगर हम देखिए याद करने का तरीका बता दें, अगर आपको याद करने का तरीका बता दें तो और सरल हो जाएगा आपको। देखिए यहां से इसको थोड़ी देर 1 मिनट के लिए इसको रोकिएगा, अभी मैं आपको याद करने का एकदम तरीका बता देता हूं, फिर आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जैसे मैंने कहा विव्रत की श्रेणी में एक आता है, कौन सा, दीर्घ आ मतलब बड़ा आ। अब बच्चे विव्रत का मतलब पूर्ण रूप से खुला हुआ और संवृत का मतलब पूर्ण रूप से बंद, मुख का आंतरिक भाग पूर्णतया बंद हो और स्वर का उच्चारण कर लें। तो संवृत में कौन से ऐसे स्वर होंगे जिनको बोलने में हमारा मुख का आंतरिक भाग पूर्णतया बंद होगा। देखिए जैसे हम कह रहे हैं, जैसे हमने कहा ई, ऊ, ई और ऊ हम बोल रहे हैं, ये मुख का हमारा पूरा आंतरिक भाग बंद है लेकिन हम उच्चारण कर पा रहे हैं, इसलिए इसमें हो जाएगी दोनों ई और इसके अंतर्गत आ जाएगा दोनों ऊ। इन चारों को बोलने में मेरे दोस्त क्या होता है, मुख का आंतरिक भाग पूरा बंद होता है। अच्छा अब देखिए अर्ध समृत बता दें तब इस बात को हम बताएं। अर्ध समृत की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे आधा बंद। अर्ध समृत की बात करें तो आप कहेंगे कि आधा बंद की बात होती है कि जिन स्वरों को बोलने में मुख का आंतरिक भाग क्या हो, आधा बंद हो। बच्चा एक तरीका बता दे रहा हूं अर्ध समृत का, याद कर लेना, कह देना कि सिंगल चुरकी वाले आपके अर्ध समृत होते हैं और सिंगल चुरकी किसकी किसकी होती है, ए की होती है और किसकी होती है, ओ की होती है। याद रखिएगा। अब इसमें देखिए इसकी मात्रा कैसे होती है, एक, और इसकी भी सिंगल चुरकी। याद रखिएगा अर्ध समृत कभी पूछा जाए तो कह दीजिएगा सिंगल चुरकी वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, अर्ध समृत होते हैं। और जब विव्रत के अर्ध विव्रत की बात करें तो जो बचा है वो क्या हो जाएगा, अर्ध विव्रत हो जाएगा। अब देखिए अर्ध विव्रत की श्रेणी में कौन कौन से आएंगे। एक बात और याद रखिएगा, यहां पर री को हम सम्मिलित नहीं करते हैं, कभी भी किसी भी जगह पर री को यहां पर हम सम्मिलित नहीं करते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए बचा क्या, फिर आप कहेंगे सर ये अब यहां पर बचा हरस्व आ और उसके बाद इसमें बचा आए और इसमें क्या बचा, आओ। ये आपके क्या हो जाते हैं, तो आप कहेंगे कि ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं दोस्त, क्या, अर्ध विव्रत हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, विव्रत की श्रेणी में कौन आया, याद रखिए। तो आप कहेंगे विव्रत में पूरा मुख खुलने में एक लोग आते हैं, कौन, दीर्घ आ। और बच्चा फिर हमने देखा अर्ध विव्रत में हरस्व आ, आए और आओ आया। और बच्चे जब समृत की बात करते हैं तो इसमें मेरे दोस्त आ रहा है दोनों ई और दोनों ऊ। और अर्ध समृत में मैंने बता दिया दोनों सिंगल चुरकी मतलब ए और ओ। और इसी में विव्रत के अंतर्गत आता है आपका आगत स्वर। याद रखिएगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, आगत स्वर कहते हैं। ये भी अर्ध विव्रत के अंतर्गत ही आता है। इसके बहुत ढेर सारे नाम हैं, इसके ढेर सारे नाम आगे हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन चलिए यहीं पर बता देते हैं। इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग विदेशी स्वर भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विदेशी स्वर, ठीक। अच्छा इसको हम लोग क्या कहते हैं, आगत स्वर। कैसा स्वर, आगत स्वर। और याद रखिएगा इसको हम लोग आगत स्वर के साथ साथ इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रहीत स्वर। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, ग्रहीत स्वर कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेहमान स्वर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मेहमान कहते हैं। कैसा स्वर कहते हैं, मेहमान स्वर कहते हैं। याद रखिएगा ये जो स्वर है ये अंग्रेजी भाषा के शब्दों पे लगता है। किन भाषा के शब्दों पे, ये आगत स्वर जो होता है ये अंग्रेजी भाषा के शब्दों पे लगता है। जैसे हम लोग कहते हैं ऑफिस। देखिए हम लोग कहते नहीं ऑफिस में हम लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। देखिए ऑफिस किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का है। हम लोग कहते हैं कॉपी,
कॉपी कहते हैं, तो कॉपी पे इसको लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, देख लीजिए। हम लोग कहते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर पे इसको लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। तो याद रखिएगा अंग्रेजी भाषा के, किस भाषा के, अंग्रेजी भाषा के शब्दों में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इस आगत स्वर का प्रयोग किया जाता है। एक बात और याद रखिएगा, इसको आपने क्या कहा, विदेशी स्वर। अरे भैया जब अंग्रेजी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा के शब्दों से लगता तो ये बाहर क्या ही तो है, विदेशी स्वर है बच्चे, इसको विदेशी स्वर कहा जाता है। और ये विदेश से आए हैं, और हमने जब ये आए हैं तो इसलिए इसको क्या कहा जाता, आगत। इसीलिए इसको क्या कहा जाता, आगत, मतलब आया हुआ। ये विदेश से आए हैं, और विदेश से आए हम लोगों ने इसको अपने यहाँ पर ग्रहण कर लिया, इसलिए इनका नाम क्या कहते हैं, ग्रहित कर कहते हैं। और जिनको हम लोग अपने यहाँ पर बाहर से कोई आए और उसको हम ग्रहण कर ले, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, मेहमान हो जाता है मेरे दोस्त। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मेहमान स्वर कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि मुखाकृत के आधार पर मेरे दोस्त जो स्वर होते हैं उनको 4 पार्ट में बांटा जाता है। और आपने देखा विव्रत, अर्ध विव्रत, संवृत, अर्ध संवृत। याद रखिए विव्रत, अर्ध विव्रत और संवृत, अर्ध संवृत में आपको मैंने एक तरीका बता दिया याद करने का। याद रखिएगा जिसमें पूरा मुंह खुलता हो वो विव्रत, जिसमें पूरा बंद होता हो वो क्या हो, संवृत। और मैंने सिंगल चुरकी वाली बात किसमें बता दी, अर्ध संवृत में। जो बचा हो पूरा हम किसमें बता दिए, अर्ध विव्रत में। अभी हमको आगे इसमें पढ़ना है अनुनासिकता के आधार पर भी स्वर को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक अनुनासिक, एक निर्नुनासिक। लेकिन आज उसको हम लोग आज की क्लास में नहीं पढ़ेंगे, उसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को बच्चे आप लोग सब्सक्राइब करें ना, तभी तो मज़ा आएगा पढ़ाने में ना। पढ़ाने में मज़ा कब आएगा, अब आप लोग देखते हैं, देख लिए लाइक ही नहीं कर रहे। अरे जैसे देखिए पहले लाइक ठोकिए तब वीडियो को देखिए। फिर मिलते हैं मित्र अगली क्लास में, धन्यवाद।